Hello everyone, today we are going to start with our new chapter Mechanical Properties of Fluids. Mechanical Properties of Fluids. देखते हैं व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सबसे पहले फ्लूइड क्या है इसे समझते हैं। देखिए, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज बेसिकली अ फ्लूइड। सो गैसेस जो है, जो लिक्विड्स है, दे आर ऑल फ्लूइड्स। यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम गैसेस के नहीं, मोस्टली लिक्विड की बात करेंगे। जो गैस वाला पार्ट है उसे हम नेक्स्ट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स में भी समझेंगे, लेकिन जो फ्लूइड है स्पेसिफिकली लिक्विड, उस लिक्विड की ही इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। चलिए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोई भी फ्लूइड क्या होता है। सबसे पहले, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, दे हैव ability to flow. Second, they occupy the shape of container. They occupy the shape of their container. जिस कंटेनर में आप फ्लूइड को रखोगे उसी का शेप ले लेता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दे डू नॉट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। दे डू नॉट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेटिव फोर्स। अगर आपने चेहरे पर पानी ऐसे मारना है तो जैसे आप पानी को टच करते हो पानी इजीली डिफॉर्म हो जाता है। इट मीन्स दे डू नॉट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, दे कैन इजीली चेंज देयर शेप। अब बात करेंगे आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं? तो आइडियल फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रेफरेंस मानेंगे व्हाइल स्टडीइंग वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो एक आइडियल फ्लूइड को कैरेक्टराइज करता है, उसको डिफाइन करता है। सबसे पहले, आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब है उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। कैसे? थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं। चलिए, दो तरीके के फ्लूइड कर लेते हैं कंसिडर, एक रियल फ्लूइड एंड एक आइडियल फ्लूइड। रियल एंड आइडियल। हम क्या करेंगे, मैं यहां पर एक ऐसा सिलेंडर ले रहा हूं। सपोज आइडियल के केस में भी हम एक सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है। इस सिलेंडर के ऊपर हम पिस्टन रख रहे हैं। फिलहाल सिलेंडर का ये जो वॉल्यूम है ये है 1 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम इज हाउ मच? इट इज लेट्स से 1 मीटर क्यूब। और इसके अंदर जो फ्लूइड में रखने वाला हूं उस फ्लूइड का मास ले रहे हैं, मान लीजिए 10 kg। सिमिलरली यहाँ जो आइडियल फ्लूइड के केस में हमने सिलेंडर लिया है वहां पर भी सेम वॉल्यूम ले लेते हैं, V इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। और इसके अंदर जो आइडियल फ्लूइड हम रखेंगे तो आइडियल फ्लूइड का भी मास है फिलहाल 10 kg। कितना? 10 kg। नाउ अगर डेंसिटी की बात करूं तो रियल फ्लूइड के केस में डेंसिटी वुड बी अगेन मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 10 kg पर मीटर क्यूब। दैट्स द डेंसिटी। हियर इट वुड आल्सो बी 10 kg पर मीटर क्यूब इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। नाउ व्हाट हैपन्स इफ सपोज ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को मैं नीचे प्रेस करता हूं एंड आफ्टर प्रेसिंग दैट इट ऑक्यूपाइज न्यू पोजीशन। तो यहां पर पिस्टन आ चुका है, ये है न्यू पोजीशन। और ऊपर इस पार्ट में, जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स थे वो अब नीचे शिफ्ट हो चुके हैं बिकॉज द फ्लूइड इज रियल फ्लूइड, इट इज कॉम्प्रेसिबल इन नेचर। अब नीचे शिफ्ट होने के बाद में क्या टोटल मास चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। मास तो पहले भी 10 kg था, अब भी 10 kg है, लेकिन पहले का वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है तो नेक्स्ट अभी जो वॉल्यूम है वो बदल चुका है। मान लेते हैं ये जो नया वॉल्यूम है इट इज लेट्स से हाफ मीटर क्यूब। कितना हो गया? हाफ मीटर क्यूब। तो नई डेंसिटी क्या हो जाएगी? अगेन डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो मास इज 10 kg बट वॉल्यूम बिकम्स हाफ, दैट इज 1/2। सो माई आंसर इज 20 kg ऑफ मास इज देयर इन पर मीटर क्यूब। 20 kg इन पर मीटर क्यूब। मतलब अब यहाँ पे अगर मैं पूरा का पूरा वॉल्यूम पहले की तरह लेता तो यहाँ पर और कितना मटेरियल बैठ सकता है? टोटल 20 kg बैठ सकता है। इट इज बेसिक। ना फ्लूइड के केस में अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर से प्रेस करने की कोशिश करता भी हूँ तो भी मैं देख पाऊंगा कि यहाँ ये जो पर्टिकुलर पिस्टन है ये पिस्टन नीचे मूव ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में
आप देखोगे ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, मास भी नहीं चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि डेंसिटी जो है, जो पहले 10 kg पर मीटर क्यूब थी, अब भी कितनी रहेगी, 10 kg पर मीटर क्यूब ही रहेगी। दैट्स व्हाट इनकम्प्रेसिबिलिटी मीन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की है वो है द फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशनल फ्लो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ऐसा टोटल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। पहले पार्ट में मैं एक क्ले लंप कंसिडर कर रहा हूँ, क्ले लंप, और दूसरे पार्ट पर मैं आइडियल फ्लूइड का एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज आइडियल फ्लूइड्स। ना ध्यान रखना, कोई भी सब्सटेंस है, हम मान के चलते हैं कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक लेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, मतलब ईच एंड एवरी सब्सटेंस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं कुछ लेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे रियल फ्लूइड या क्ले लम्प के केस में हमने ड्रॉ किए हैं, वैसे ही आइडियल फ्लूइड में भी लेयर्स ड्रॉ करेंगे। एंड दिस लेयर्स विल हैव अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को ऐसे लेयर्ड फॉर्म में अरेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो रियल और आइडियल दोनों ही केस में जो मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में इस तरीके से हमने अरेंज करके दिखाए हैं। अब ध्यान से समझिए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इन केस ऑफ अ सब्सटेंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर बाउंड बाय कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं? हालांकि ये आगे आने वाला है, फिलहाल इतना समझिए। कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम सब्सटेंस। तो यहाँ ये जो क्ले लंप है, इस क्ले लंप के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वे एक दूसरे के साथ कोहेसिव फोर्स के साथ बंधे हैं। सिमिलरली यहाँ जो आइडियल फ्लूइड है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी कोहेसिव फोर्स के साथ बंधे हैं। बस ध्यान रखना, जो रियल फ्लूइड होता है, यहाँ पर जैसे मैं क्ले लंप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या कोहेसिव फोर्स है, इट इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में हम जो कोहेसिव फोर्स है उसको ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मान लेंगे। अब होगा क्या, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट द सरफेस। दोनों ही केस में हम क्या लगा रहे हैं भैया? टेंजेंशियल फोर्स। अब ये जो पर्टिकुलर टेंजेंशियल फोर्स है, इट इज एक्टिंग एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस, एंड वी नो कि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टॉर्क जब भी किसी बॉडी पर लगता है तो बॉडी क्या होती है? रोटेट होती है। इसलिए जब ये फोर्स लगेगा, सी केयरफुली, जब ये फोर्स लगेगा तो टेंडेंसी क्या होगी? अगर मैं फोर्स ऊपर के लेयर को लगा रहा हूं तो ऊपर की लेयर वैसे तो सीधा सीधा डिस्प्लेस होकर आगे बहना चाहेगी, बट बिकॉज इट इज स्ट्रांगली बाउंड विद द लेयर बीनीथ, जिसके नीचे की जो लेयर है वो एकदम जोर से ऊपर की लेयर को पकड़कर है, इसलिए जैसे ही ऊपर की लेयर आगे की ओर डिस्प्लेस होगी, नीचे की लेयर उसको पीछे खींचेगी। ये कुछ ऐसा ही है कि आप दौड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और किसी ने आपके जूते को पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा? आप ऐसे रोटेट होकर नीचे गिरोगे। वैसे ही ये जो ऊपर की लेयर है ये क्या होती है? रोटेट होना स्टार्ट होती है, और ये जो पूरा का पूरा लेयर्स का फ्लो है, इट एक्ट्स लाइक अ रोटेशन, इट एक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, इसलिए फ्लो बिकम्स रोटेशनल फ्लो। बट व्हेन इट कम्स टू आइडियल फ्लूइड में जैसे मैंने कहा, द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी वीक और निग्लिजिबल हियर इन द केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो जैसे ही ऊपर की लेयर आगे डिस्प्लेस होती है, द लेयर बीनीथ डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, और इसके कारण जो ऊपर की लेयर है वो सीधा सीधा आगे डिस्प्लेस हो जाती है। वी डू नॉट सी एनी रोटेशन हियर, एंड दैट इज वाई आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो है, इट इज considered to be irrotational flow. Now next move to third property, that is non-viscous. जो ideal fluid है, it is non-viscous in nature. non-viscous. सबसे पहले मुझे बताइए what is mean by viscosity? हम जानते हैं viscosity is nothing but resistance to flow. resistance to flow. और जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, दो हॉरिजॉन्टल सरफेस हम कंसिडर करेंगे। मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैं हनी रख रहा हूँ, एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैं
वाटर रख रहा हूँ। नाउ सपोज बोथ ऑफ द सरफेस इफ दे आर गिवन सम टिल्ट, इनको अगर मैं ऐसे टिल्ट दे दूं तो क्या हो जाएगा, विच वन विल फ्लो इजीली, वाटर विल फ्लो इजीली, वाटर जो है वो नीचे की तरफ बहना स्टार्ट होगा। लेकिन हनी जो है वो इतने इजीली फ्लो नहीं होता है। वो क्यों? क्योंकि हनी की जो विस्कोसिटी है वो हाई है और जो वाटर की विस्कोसिटी है वो है लो है। लो होने के कारण जो फ्लो के लिए रेजिस्टेंस है वाटर का वो भी कम है और हनी का जो रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स द फ्लो इज वेरी वेरी हाई। नाउ व्हेन इट कम्स टू आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड में जो विस्कोसिटी है वो निग्लिजिबल मानी जाती है या absent मानी जाती है एंड दस द आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस इन नेचर। एज सुन एज यू गिव इट अ प्रोविजन टू फ्लो इट विल रेडिली फ्लो। Last property but very very important, that is steady flow। steady flow, अब steady flow मतलब क्या है? अगर आइडियल फ्लूइड है और मान लेते हैं मेरे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला इस तरीके से एक पाइप है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर से फ्लो बहने वाला है, इसके अंदर से क्या है, फ्लूइड जो है वो फ्लो होने वाला है। ठीक है, अगर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं इस सेक्शन पर बात करूं, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है अगर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो उसका बीनीथ वाला जो पार्टिकल होगा दैट विल बी ऑल्सो हैविंग द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, उसके नीचे वाला भी पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है तो आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर आप अगर स्पीड चेक करोगे तो आपको कितनी मिलेगी, 2 मीटर पर सेकंड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लेयर्स होते हैं लिक्विड के वो एकदम स्मूथली फ्लो होते हैं, वहां पर किसी तरीके का फ्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है एंड दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर आइडियल फ्लूइड विल हैव स्टेडी फ्लो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रेशर की। नाउ वी ऑल नो भैया व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जिसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर का, तो न्यूटन इज अ फोर्स विच इज L1 m1 t-2 एंड नीचे इज मीटर का स्क्वायर दैट इज L2, तो ये हो जाएगा L-1 m1 t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। याद रखना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 पास्कल, क्योंकि जब भी हम फ्लूइड में प्रेशर मेजर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज यूनिट पास्कल। अब ये जो पास्कल है साइंटिस्ट है तो उनके नाम पर इस यूनिट को रखा गया है। अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैं आपसे कहूँ 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल इज 10⁻³ पास्कल। 1 मेगा पास्कल या 1 मिलियन पास्कल भी जिसको बोलते हैं इट वुड बी 10⁶ पास्कल। देन 1 गीगा पास्कल, गीगा इज 10⁹ पास्कल। ओके, देर इज वन मोर टर्म हेक्टा पास्कल, तो हेक्टा पास्कल इज 10⁻² पास्कल। प्लीज कीप इन माइंड। चलिए अब फ्लूइड के केस में प्रेशर का कैसा रोल होता है। किसी भी फ्लूइड को अगर आप देखोगे तो उसे हम किसी ना किसी कंटेनर में रखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। आई होप आप देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है, चलो, और इसके अंदर हम फ्लूइड रख रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने ऐसे फ्लूइड को रख दिया है। अब होता क्या है, ये जो फ्लूइड है ये इस कंटेनर के जो वॉल है वहां पर फोर्स एक्सर्ट करता है। और हमेशा याद रखना अगर ये सरफेस है और उसके ऊपर फ्लूइड रखा होगा तो pressure is made up of force acting per unit area and the force exerted by fluid will always be perpendicular to the surface it is contained in। तो यहाँ ये अगर सरफेस है तो सरफेस के ऊपर फ्लूइड के कारण जो फोर्स आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ध्यान से देखिए, ये जो हमने वॉल निकाली है ना कंटेनर की, तो इस वॉल पर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर से क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ फ्लूइड। इस पर्टिकुलर वॉल पर यहाँ से ऐसा, और ये जो सरफेस वाली वॉल है या फिर जो बॉटम वॉल है यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अगर मान लीजिए मैं कोनिकल शेप का कोई कंटेनर ले लेता हूँ, ऐसा मेरा कंटेनर है और इसके अंदर अगर मैंने लिक्विड भरा है तो यहाँ पर भी ये जो स्लैंट एज है इस पर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे
परपेंडिकुलर लगेगा। दूसरी चीज, व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन द सरफेस देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्लूइड जैसे इस पर्टिकुलर वॉल पर प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, वैसे ही इन द नॉर्मल डायरेक्शन सरफेस भी क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। इसके बारे में आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि फ्लूइड के केस में जब भी हम प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं तो जो फोर्स लगने वाला है इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलेगा, इतना याद रहेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे मान लीजिए नीचे मैंने एक लिक्विड रखा है, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एयर के कारण लगेगा, और एयर के कारण जो फोर्स लगता है उसके कारण जो प्रेशर बनता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये सी लेवल है, सी लेवल के ऊपर कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेयर के कारण आएगा। कैसे आएगा? तो एयर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, जैसे कोई भी एयर होती है, एयर किस किस चीज के कारण बनती है? तो हम जानते हैं एयर जो है वो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर, देन वाटर पार्टिकल होते हैं ना, वाटर वेपर, वाटर वेपर्स, देन वेरियस गैसेस होते हैं, कई तरीके के गैसेस है, ये सारे से मिलकर बनती है एयर। नाउ ऑल दिस पार्टिकल्स और ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ एयर दे आर वेरी टाइनी इन नेचर, वो बहुत छोटे होते हैं, एंड इवन दो दे आर स्मॉल दे हैव सम मास। तो अगर मान लीजिए कोई एक बंदा खड़ा है यहाँ पर सी लेवल पर, तो उसके ऊपर जितनी भी एयर होगी एटमॉस्फेयर में, उतने भी एयर के छोटे छोटे पार्टिकल को मिला के अगर मैं कह दूं कि टोटल मास m है सारे पार्टिकल का मिला के, उस पर एक्ट होने वाली है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। सो m इंटू जी क्या होगी? टोटल मास के कारण, टोटल मास के कारण जो डाउनवर्ड फोर्स लगने वाला है दैट इज mg, that is mg, and this downward force is acting per unit area and that will become my atmospheric pressure। ठीक है, चलो एक कंपेयर कर लेते हैं। कोई बंदा है जो सी सरफेस पर खड़ा है और कोई एक बंदा है जो किसी माउंटेन के पीक पर खड़ा है। तो आप यहीं से देखकर बता सकते हो कि कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। सी सरफेस पर प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू माउंटेन पीक, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है एज यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस। तो माउंटेन के पीक पर क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है तो वहाँ पर डाउनवर्ड लगने वाला जो फोर्स होगा एयर के पार्टिकल के कारण वो भी कम होगा, एंड दैट मीन्स कि आपका जो प्रेशर है एट द माउंटेन पीक वो भी कम होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लिखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लिखते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल टू 1.01325 बार, 1.01325 बार, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 बार ही बोलेंगे क्योंकि 0.01325 कंसिडर करने की उतनी जरूरत नहीं है, 1 बार। एंड प्लीज रिमेंबर दिस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल टू 1 बार विच इज अगेन 10 टू द पावर 5 पास्कल। इट इज कंसिडर्ड टू बी 10 टू द पावर 5 पास्कल। ध्यान रहेगा। तो इतनी सारी बातें जो है वो हमने प्रेशर और बेसिक जो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड के बारे में उतनी सीख ली है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम समझते हैं कि कोई अगर मान लीजिए इस तरीके से एक सरफेस होगा लिक्विड का, और मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ध्यान से समझना है, मान लो ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर, इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर मैं लिक्विड ले रहा हूं। सो दिस इज द लिक्विड। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर इस पर्टिकुलर लिक्विड के कारण, जो लिक्विड उसके उस ए पॉइंट के ऊपर है, इसके कारण कितना प्रेशर आएगा। सो नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा वो है प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कहा था प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ ए पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर मान लीजिए मैं बी पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो बी पॉइंट के ऊपर बहुत कम मास है लिक्विड का, ए पॉइंट के ऊपर ज्यादा मास है, एंड अगेन मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम फोर्स। तो प्रेशर ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड अबव दैट गिवन पॉइंट इज योर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, स्टार्ट करते हैं। So let us derive an expression for
pressure at a point inside the liquid at rest, inside the liquid at rest, due to liquid column, due to liquid column। ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं एक फ्लूइड रख रहा हूं जिसकी डेंसिटी होगी रो। तो इस तरीके से हमने एक कंटेनर में फ्लूइड ले लिया है एंड एज आई सेड बिफोर द डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड और दिस पर्टिकुलर फ्लूइड इज रो। यहाँ पर ये जो लिक्विड है इनसाइड ऑफ दिस कंटेनर इट इज इन द रेस्ट, और फ्लूइड के प्रॉपर्टी को अगर फ्लूइड रेस्ट में है ऐसा मानकर हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्टैटिक्स। ध्यान रखना, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स? Hydrostatics is the branch of physics that deals with the study of properties of fluid when fluid is at rest। ठीक है, और यही अगर फ्लूइड मोशन में है एंड देन यू आर स्टडिंग इट्स प्रॉपर्टी देन इट वुड बी हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या होगा वो? हाइड्रोडायनेमिक्स। So hydrodynamics is the branch of physics that deals with the study of properties of fluid when fluid is in motion and when it is in rest it is hydrostatics। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मैं एक पॉइंट इमेजिन कर रहा हूँ, मान लीजिए ए पॉइंट, एंड आई नीड टू चेक प्रेशर एट दिस पॉइंट ए ड्यू टू लिक्विड कॉलम जस्ट अबव इट। तो इसके ऊपर जो भी लिक्विड कॉलम है उसके कारण कितना प्रेशर आने वाला है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर ले रहे हैं और इस इमेजिनरी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ए एंड लेट लेंथ इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पर जो मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया है इसकी हाइट या फिर लेंथ है एच और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए, एंड वी आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रेशर कॉज्ड बाय द amount of liquid inside of this imaginary cylinder। we are not concerned about outside liquid। यहाँ हम बाकी के यहाँ कुछ भी नहीं कंसर्न कर रहे हैं, हमारे लिए बस ये इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड कॉलम बन रहा है उसके कारण ए पॉइंट पर जो प्रेशर आने वाला है उसे ही हम कंसिडर कर रहेंगे। तो आई एम राइटिंग हियर कंसिडर लिक्विड विथ डेंसिटी रो, विथ डेंसिटी रो is in a container as shown in figure। let A be the point where pressure is to be measured, where pressure is to be measured। now जितने लिक्विड के कारण इस ए पॉइंट पर प्रेशर आने वाला है उतने लिक्विड के लिए हम एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर कर रहे थे। सो इमेजिन अ सिलेंडर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट एच just above the point A। now let small m be the mass of liquid which is inside the imaginary cylinder। so let small m is the mass of liquid, inside the imaginary cylinder। अब इस सिलेंडर के अंदर जो मास है m उस पर क्या होगा, अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सर्ट करेगी एंड दैट वुड बिकम वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। सो अगर इसका मास m है व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस पर्टिकुलर पार्ट इट विल एक्सर्ट mg फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं देन
weight of liquid, weight of liquid inside the cylinder acting upon point A, acting upon point A is given as mg. ठीक है. एज वी नो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. नाउ इफ यू सी A point पर if I am considering pressure only due to weight of this liquid column, then I must see how much amount of force is being exerted by this weight, that is equal to mg, and the area upon which this particular weight is acting is actually cross sectional area of that cylinder, which is A. So I am simply writing force exerted is equal to mg divided by area is A, and this is my pressure, and this particular pressure is pressure due to liquid column only. Now we know if rho is the density of liquid, rho is given by mass per unit volume, so simply we can write that mass is nothing but rho into volume. तो इससे हम क्या कर लेंगे? रिप्लेस कर लेंगे. So P is equal to rho into V into G divided by A. We also know भैया कि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ. सो रो ए इंटू ये लेंथ. अब लेंथ को हमने एच से रिप्रेजेंट किया है. सो रो ए एच इज नथिंग बट एम. सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज रो ए एच into G divided by A. So A, which are cross sectional areas, they get cancelled out, and what we are left with, P is equal to rho Hg, या इसको मैं लिखता हूँ rho G H. This is the expression for pressure due to liquid column above the point where we are supposed to measure the pressure. Now what will happen? Suppose अगर इस particular imaginary cylinder की height में बढ़ा दूँ, and if I take it or extend it up to the surface of liquid, then the whole mass inside of this cylinder will be contributing towards the weight, and in that case the pressure due to liquid column will be pressure due to all the amount of liquid which is present above the given point, right from that point up to the surface. ठीक है, ये प्रोविजन रहेगी. अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट प्रेशर. नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गेटिंग फैमिलियर विथ, एब्सोल्यूट प्रेशर. चलिए समझते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है. सो फिर से हम क्या करेंगे? वही जो लास्ट टाइम कंटेनर लिया था उसी को यहाँ पर रिपीट करेंगे. तो मैं कॉपी कर रहा हूँ. लेट से कॉपी. समझते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर ये क्या चीज है. अब देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है. मान लीजिए मैंने इस पॉइंट ए को प्रेशर मेजर करने के लिए चुना है, तो इसके ऊपर प्रेशर किसके कारण आता है? तो सबसे पहली बात, ये जो हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया था, इसके अंदर वेट ऑफ लिक्विड है, वो इस पर्टिकुलर पार्टिकल पर प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है. सेकेंडली, इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर भी कुछ लिक्विड बचा है, उसका भी वेट होगा, वो भी एक्सर्ट करेगा किस पर? हमारे इमेजिनरी पॉइंट पर. और साथ ही जहाँ पर ये लिक्विड का सरफेस है उसके ऊपर कौन है? एयर के पार्टिकल है. दे विल ऑल्सो हैव सम मास, एंड बिकॉज ऑफ दैट मास एयर विल ऑल्सो एक्सर्ट सम फोर्स विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द टोटल प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए. तो ए पर प्रेशर तीन तरीके से, तीन चीज़ों के कारण आ रहा है. लिक्विड, जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसके अंदर के लिक्विड के कारण, उसके अबव के लिक्विड के कारण, एंड जो एयर के पार्टिकल है इनके कारण. जब ये तीनों फोर्सेस को कंसिडर करके हम जब टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट ए, इसे ही कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर. इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं. फिलहाल क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझ लेते हैं. तो चलो मान लो कि यहाँ इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले मैं बेसिक थ्योरी लिख लेता हूँ. कंसिडर a liquid is placed inside the container as shown. Let rho is equal to density of
liquid. Rho is equal to density of liquid. Now let A be the point, A be the point inside of liquid, inside of liquid where pressure is to be measured, where pressure is to be measured. चलेगा। अब हम क्या करेंगे, वही जैसे पिछले डेरिवेशन में किया था, एक इमेजिनरी सिलेंडर ले ले। लेट एन इमेजिनरी सिलेंडर, लेट imaginary cylinder of height h and cross sectional area A is just above the point. Okay, now weight of liquid inside the cylinder, inside imaginary cylinder will be mg. चलो अब ध्यान से समझो, अगर ये ए पॉइंट पर एयर के कारण भी फोर्स आ रहा है, लिक्विड अबोव द सिलेंडर के कारण भी फोर्स आ रहा है, और लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर के कारण भी फोर्स आ रहा है, तो सारे के सारे फोर्सेस एक्ट तो ए पॉइंट पर ही हो रहे हैं। लेकिन क्या ए पॉइंट नीचे जा रहा है? नहीं, हम मान रहे हैं कि ए पॉइंट तो रेस्ट में ही है। इसका मतलब है ऊपर से आने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे, इन्हें नीचे से कोई एक फोर्स होगा जो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब ये नीचे से जो फोर्स आता है वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? तो यहां पर हमें देखने वाली बात यह है कि ये जो टोटल मास होता है लिक्विड का, विच इज जस्ट अबव द पॉइंट ए, इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू कॉम्प्रेस दिस लिक्विड विच इज बिलो पॉइंट ए। नाउ वी नो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के कारण ही क्या होता है, जितना भी फोर्स ऊपर से नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर उस फोर्स को बैलेंस कर रहा होता है। इसका मतलब है जब ए पॉइंट पर्टिकुलरली रेस्ट में होगा तो इट विल बी एट इक्विलिब्रियम बेसिकली। सो नाउ आई एम राइटिंग हियर, प्लीज पे अटेंशन टू, इफ आई से F1 इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ड्यू टू एयर एंड लिक्विड अबव द सिलेंडर। समझते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ए पॉइंट पर फोर्स ड्यू टू लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर भी होगा, देन फोर्स ड्यू टू दिस लिक्विड एंड फोर्स ड्यू टू एयर होगा। तो हमने क्या कर लिया है, एयर और ये जो इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर लिक्विड है, इनको दोनों को मिला के एक ही फोर्स कंसिडर किया है, जिसको मैंने नाम लिया है F1। सो आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। सो F1 इज फोर्स एक्टिंग ड्यू टू एयर एंड लिक्विड अबव द सिलेंडर। सेकेंडली, let's say P1. What is P1? P1 would be the pressure due to force F1. So P1 is the pressure caused due to force F1 acting along cross sectional area of cylinder, जिसका सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, ए था। ठीक है, नाउ सेकेंडली वी हैव ऑलरेडी सेड कि mg इज द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन पॉइंट ए। सो इसके बाद हम क्या लेंगे, लेट पी नॉट बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब यहां इस लिक्विड सरफेस के ऊपर सिर्फ जो एयर है, इस एयर के कारण जो प्रेशर हो सकता है उसे मैं पी नॉट लिख रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका यूज आपको बाद में समझ जाएगा। लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ए फ्रॉम
bottom, from bottom to upwards, फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड्स। क्या कहा था मैंने, जितना भी फोर्स ऊपर से लग रहा होगा उसे बैलेंस करने वाला एक फोर्स होगा, इस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, एफ कह रहे हैं। सो आई एम सिंपली सेइंग दैट दिस एफ रिप्रेजेंट्स द बैलेंसिंग फोर्स। हियर एफ balances the total downward forces। चलेगा। Now as liquid is in rest, as liquid is in the rest, point A is at equilibrium, और point A अगर इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। एंड इफ यू कंसिडर दैट, इन दैट केस दिस डाउनवर्ड फोर्स एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू F1 प्लस force due to weight of liquid. So I am simply writing this F is equal to F1 plus mg, which is nothing but weight of the liquid inside the imaginary cylinder. Now we know भैया pressure, what is pressure? Pressure is force upon area. तो total pressure would be total force acting upon area. Now let's imagine जो F force है जो नीचे से लग रहा है, इसके कारण आने वाले प्रेशर को हम लिखेंगे P, और इतना ही P प्रेशर टोटल जो फोर्सेस है उनके कारण आ रहा होगा A पॉइंट पे। सो आई एम सिंपली राइटिंग हियर F इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, F इज इक्वल टू P इंटू A। अगेन A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, सो आई एम सिंपली रिप्लेसिंग F विथ P इंटू A, विच इज इक्वल टू, नाउ लेट्स कम हियर F1। व्हाट इज F1? सी, F1 is force due to air as well as liquid above the cylinder, which is also acting upon cross sectional area of cylinder. So I am simply writing this as P1 into A plus mg। ठीक है। अब हमें पता है भैया डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो मास वुड बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे h इज लेंथ है, सो हम सिंपली m को रिप्लेस करेंगे आगे, सो PA इज इक्वल टू P1 इंटू A। नाउ m इज गिवन बाय रो इंटू A इंटू h इंटू g। इफ यू सी केयरफुली, A is present in all the three expressions, so we can directly cancel it out. So I am cancelling here A. What we have here basically is P is equal to P1 is equal to P1 plus रो GH। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, this particular P1 is pressure due to air plus liquid। What will happen if I extend this height of cylinder up to the surface of liquid? अगर इसको मैं लिक्विड के सरफेस तक इस सिलेंडर को एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पर जो एयर है बस वही ऊपर बचेगी, और नीचे का सारा जो मास है लिक्विड का वो सिलेंडर के अंदर का ही मास बन जाएगा। देखो क्या कर सकते हैं अपन लोग, यहाँ पर मैं कह रहा हूं लेट्स एक्सटेंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ imaginary cylinder up to surface of liquid, then ऐसे केस में जो F1 है, F1 will be only force due to atmospheric air, so here then F1 will be force due to atmospheric air in only, atmospheric air only, and in that case force due to air acting upon area of that particular imaginary cylinder would be my atmospheric pressure। So F1 upon A will become atmospheric pressure P naught, or we can say P1 will be exactly equal to P naught। P1 will be exactly equal to P naught, so my final expression would be P, that is total pressure acting on a given particular point, will be equal to atmospheric pressure plus pressure due to liquid column, pressure due to
लिक्विड कॉलम। ठीक है, इतनी सारी सी बात है। अब यहां पर ये जो हमारा P है, दिस P इज टोटल प्रेशर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अगर इस P से मैं P नॉट को माइनस कर दूं, क्या किया हमने, यहां P से इस P नॉट को लेफ्ट लेकर गए, माइनस कर दिया, तो क्या बचता है हमारे पास, रो जी एच। एंड प्लीज रिमेंबर दिस रो जी एच इज नाउ कॉल्ड एज गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। तो अगर आपको कोई गेज प्रेशर की डेफिनेशन पूछे तो यू कैन सिंपली राइट डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गेज प्रेशर। अब इफ सपोज मैं आपको एक कंडीशन लेकर दे रहा हूं, मान लो मेरे पास इस तरीके से ये कंटेनर है, फिर हमने यहां पर लिक्विड पोर किया है, दिस इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड पोर्ड। एंड इफ सपोज यहां मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, मान लीजिए सी पॉइंट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रेशर ऑन पॉइंट सी, आप सिंपल कहोगे सर इस सी पॉइंट पर सिर्फ एयर के कारण ही फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, इसका मतलब है कि प्रेशर भी सिर्फ एयर के कारण होगा, दैट वुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो पीसी वुड बी इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, तो सी पॉइंट पे पी नॉट प्रेशर है। लेकिन अगर सी से कुछ डिस्टेंस पर मैं यहां पर एट सर्टन डिस्टेंस एक डी पॉइंट ले रहा हूं, मान लीजिए यहां पर है एक डी पॉइंट, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट डी, तो कैसे निकालोगे, तो यहां पर भी क्या करना है, हम ऐसे मानेंगे कि डी पॉइंट, ये जो हमारा डी पॉइंट है, डी पॉइंट के ऊपर तो ऑलरेडी पूरी एयर है, फिर डी पॉइंट के नीचे जो सी पॉइंट है वहां तक भी एयर ही काम कर रही है, लेकिन सी पॉइंट तक कुछ एयर एक्स्ट्रा चली गई है, और सी पॉइंट का अगर प्रेशर पी नॉट है तो ऑब्वियसली डी पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट से थोड़ा सा कम होगा। अब ये कितना कम होना चाहिए, तो यहां पर हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लेंगे, और ये पर्टिकुलर जो इमेजिनरी सिलेंडर है, दिस पर्टिकुलर इमेजिनरी सिलेंडर विल बी फ्रॉम डी पॉइंट टू सी पॉइंट ओनली, विल बी फ्रॉम डी पॉइंट टू सी पॉइंट, और इसके अंदर जो एयर है उसकी डेंसिटी होगी रो। नाउ रिमेंबर रो इज डेंसिटी ऑफ एयर, तो यहां पर चाहो तो मैं लिख लेता हूं रो एयर। Now let's say h be the height of this particular imaginary cylinder or h be the distance between D and C. Now pressure at point D क्या हो जाएगा, so pressure at point C minus pressure due to this particular part of air. तो total pressure में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो I will be getting pressure at point D. Now I am writing here, so PC minus pressure, PC minus rho G H, but this part is for air, this part is for air, so density भी क्या लेना पड़ेगा, रो एयर लेना पड़ेगा, so I am simply writing this as रो एयर into G into H। ठीक है, चलो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको ना एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर लिक्विड रेस्ट में है, इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट, यहाँ पर मैं कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूँ और उस कंटेनर के अंदर हम कुछ लिक्विड को इमेजिन कर रहे हैं विथ सर्टेन डेंसिटी रो। इफ सपोज मैं यहाँ पर कहीं ए पॉइंट ले रहा हूँ, सो प्रेशर एट ए पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, पी नॉट, पी नॉट इज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, दैट इज रो जी एच। ठीक है, अब ए के ही लेवल पर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर मैं एक बी पॉइंट ले रहा हूँ, सो बी पॉइंट के ऊपर भी जो लिक्विड की हाइट है वो सेम ही है, और उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो लगने वाला जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी का भी एक्सप्रेशन सेम होगा, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच। इसलिए एक सिंगल लेवल पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, चाहे थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट रहने दो, अगर वो सेम लेवल पर है तो दे विल हैव सेम प्रेशर। दूसरी एक चीज, अगर मान लीजिए मैं कंटेनर का शेप थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कुछ इस तरीके से कंटेनर का शेप रखते हैं, चलिए इस तरीके के मैंने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर हम लिक्विड पोर इन कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने लिक्विड ले लिया। अब हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए हियर, this is my point A, this is my point B, and let's say this is my point C.
अब आप देखोगे तो ये जो तीनों पॉइंट्स है दे आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एंड इन दिस केस ऑल्सो pressure at A will be exactly equal to pressure at B will be exactly equal to pressure at C. Now you will say सर B पॉइंट के ऊपर तो ज़्यादा लिक्विड है, और अगर लिक्विड ज़्यादा है उसका ज़्यादा मास एक्सर्ट ज़्यादा मास होने के कारण फोर्स भी ज़्यादा एक्सर्ट होना चाहिए, तो B पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन एज आई टोल्ड यू बिफोर, अगर पूरा का पूरा लिक्विड रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि प्रेशर हर जगह यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब कैसे देखिए, बी का तो हम बोल सकते हैं भैया सर प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पी नॉट, अगेन इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच, एच इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम। ओके, व्हाट अबाउट पी ए एंड व्हाट अबाउट पी सी, इनके बारे में क्या, तो ध्यान से समझना, ये जो ए पॉइंट है इसके ऊपर जो लिक्विड होता है, लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन अ नॉर्मल फैशन। तो ये जो नॉर्मली क्या करेगा, ये पर्टिकुलर लिक्विड दिस विल एक्सर्ट सम फोर्स, एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट दिस पर्टिकुलर वॉल ऑफ कंटेनर will exert normal reactive force, and this normal reactive force will be such that the pressure caused on point A because of that force or that particular liquid will be exactly equal to the total pressure at the same level at B point here, and the same case is valid for C point also। तो नॉर्मल जो रिएक्टिव फोर्सेस आते हैं वॉल ऑफ कंटेनर के कारण, इसके कारण जो प्रेशर भी आते हैं दैट प्रेशर इज इक्वल एट द सेम लेवल। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके का कंटेनर ले रहा हूं, इमेजिन करिए इस तरीके का एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड भर लिया है और मैं कुछ पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, मान लीजिए यहां पर एक ए पॉइंट है और इसी सेम हाइट पर बॉटम से हॉरिजॉन्टली एक बी पॉइंट है। अब यहां पर भी प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी ही होगा। डज नॉट मैटर कि आगे ये पाइप कैसे है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या लेवल एक ही लेवल पर दो पॉइंट है, हाँ बिल्कुल एक ही लेवल पर दो पॉइंट है, तो अगेन प्रेशर एट ए विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब क्या है, हम एक नीट 2017 का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो इससे रिलेटेड और जो कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम में समझे हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहा हूँ आपके लिए। A U-tube with both ends open to atmosphere is partially filled with water. Oil which is immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original level. We have to find the density of oil. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले समझते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर डायग्राम निकाल कर दी है, बस इस पर्टिकुलर डायग्राम की ओर हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी डायग्राम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक यूट्यूब कंसिडर कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज अ यू शेप ट्यूब। ओके, इस तरीके से हमने यू शेप ट्यूब ली है, इसको पार्शियली वी हैव फिल्ड विथ वाटर। सो यहाँ पर इनिशियली हमने इसको इस तरीके से वाटर से भर दिया था, चलेगा। नाउ व्हाट वी हैव डन, ऑयल विच इज इमिसिबल विथ वाटर इज पोर्ड इनटू वन साइड। तो यहां पर एक साइड से मैं क्या कर रहा हूं, ऑयल फिल कर रहा हूं, और जैसे ही ऑयल यहां से फिल करूंगा क्या हो जाएगा, द ऑयल विल एक्सर्ट सम फोर्स। यहाँ पे जो ऑयल है उसका मास है, उसका वेट है, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो लिम्ब है मेरा या फिर ये जो सेक्शन है यूट्यूब का, इस सेक्शन में ये जो लिक्विड है नाउ इट विल बी फोर्स डाउन, और ये जब फोर्स डाउन होगा तो अदर साइड का जो लिक्विड है इट विल बी फोर्स टू राइज अप। अच्छा, ये अगर 10 mm से नीचे चला गया तो ये भी 10 mm से ऊपर चले जाएगा, ये 20 mm से नीचे गया तो दैट वुड ऑल्सो बी राइज्ड अप विद द 20 mm। चलो नाउ बोला क्या है, इज पोर्ड इनटू वन साइड, इट स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm अबव द वाटर। तो यहाँ से जैसे ही लिक्विड की लेवल नीचे चली गई, मान लीजिए यहाँ से इतनी नीचे चली गई, तो दूसरे साइड में जो वाटर है वो भी उतना ही ऊपर चला गया, इतना वो ऊपर चला गया है, ठीक है। और इसके बाद भी जो ऑयल है इट स्टैंड्स 10 mm अबव द वाटर लेवल इन अदर साइड। अब आते हैं हमारी इस डायग्राम पे यहाँ पर। तो सबसे पहले मान लीजिए इनिशियल जो वाटर की लेवल थी वो ये थी, जैसे ही मैंने ऑयल को पुट इन किया, पोर इन किया, वैसे ही ऑयल ने क्या किया, इस वाटर को
नीचे धकेल दे दिया। कितने कितने से नीचे धकेला है? तो जितने से सेकंड जो पर्टिकुलर सेक्शन है वहाँ पे लिक्विड राइज हुआ होगा, उन्होंने बोला है कितने से राइज होता है? 65 mm से। तो यहाँ से अगर वो 65 से राइज हुआ है तो बेसिकली इस सेक्शन में वो 65 से नीचे आया है, ठीक है। एंड 65 से राइज होने के बाद भी इस पर्टिकुलर वाटर लेवल के अबाउट 10 mm हमें फाइनल लेवल दिख रही है किसकी? ऑयल की। एंड वी हैव टू फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑयल। अब कैसे सॉल्व करना है इसको? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो मैं क्या कर रहा हूं ये जो पूरी ऑयल की लेवल है इसके बॉटम में एक बी पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूं, और ऑयल का जो टॉप है उसे ए पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए क्या होना चाहिए? सो द प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए विल बी नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। What would be the value of pressure acting at point B? So pressure acting at point B would be equal to atmospheric pressure, which is nothing but pressure at point A, plus rho g h. Now rho किसका? तो जिस ऑयल के बॉटम में हमने बी पॉइंट कंसिडर किया है उसका रो, तो यहाँ पर ले रहा हूं मैं रो ऑफ ऑयल जी, एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑयल। रहेगा याद? चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसी बी पॉइंट के सेम लेवल पर हम एक सी पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, और इस सी पॉइंट का जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू बी पॉइंट। थोड़ी देर पहले देखा था कि लिक्विड में अगर सेम लेवल पर दो पॉइंट है, चाहे वो कैसा भी रहने दो सेक्शन, सेम लेवल पर अगर दो पॉइंट है तो उनके बीच में क्या होता है? प्रेशर सेम होता है। सो आई कैन से दैट प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू, अब ये जो प्रेशर एट पॉइंट सी है वो कितना होगा? तो ध्यान से समझो, सी के ऊपर इतनी लिक्विड लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ लिक्विड, और ये कौन सी लेवल है? वाटर की लिक्विड लेवल है। नाउ इस सी के ऊपर जितना भी वाटर होगा दैट वाटर विल कॉज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, और इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर, सो दैट वुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। सो पी सी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, और यहाँ पे डेंसिटी होगी वाटर की, हाइट भी होगी वाटर कॉलम की, एंड वी नो कि पी बी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू पी सी। सो एज, देखिए मैं लिख रहा हूँ पी बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू पी सी। सो पी बी का रिलेशन क्या है? पी नॉट प्लस रो ओ दैट इज ऑयल इंटू जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल कॉलम इज एग्जैक्टली इक्वल टू पी सी कितना है? पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम। अब देखिए ये जो पी नॉट है इस पी नॉट से माइनस हो जाएगा तो वैसे भी कैंसिल होना है, तो हमारे पास बचता क्या है? रो नॉट दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल कॉलम इच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम। अगेन जी जी इज कैंसल्ड। व्हाट वी हैव, यहां से हमारे पास क्या बचता है? वी हैव rho naught is equal to rho of water into height of water divided by height of oil level। तो देखिए अब रो ऑफ वाटर कितना होता है? अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूं तो ध्यान रखना डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, एंड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इट इज 1 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप ऐसे याद रखिए। हमारा जो आंसर है वो हमें केजी पर मीटर क्यूब के फॉर्म में दिया है, इसलिए जो डेंसिटी हम कंसिडर करेंगे वाटर की वो केजी पर मीटर क्यूब वाली ही कंसिडर करेंगे। सो आई एम सिंपली कंसिडरिंग रो डब्ल्यू एज 1000 इंटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम क्या है? देखिए हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज दिस 65 प्लस 65 दैट वुड बी इक्वल टू 130। सो हाइट ऑफ वाटर कॉलम वुड बी 130 mm एंड 130 mm वुड बी 130 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। हालांकि हाइट ऑफ वाटर और हाइट ऑफ ऑयल दोनों ही रेशोज में है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, तो इस केस में हमने भले ही इसको मीटर में नहीं कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट नहीं करते बैठ रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस। सो 1000 इंटू हाइट ऑफ वाटर इज 130 डिवाइडेड बाय, नाउ हाउ मच इज द हाइट ऑफ ऑयल कॉलम हियर? इट इज इक्वल टू, देखिए दिस इज 65 प्लस 65 दैट इज 130 प्लस 10 अगेन दैट इज 140। सो आई एम राइटिंग दिस एज 140। सो यहाँ पर क्या हो गया?
0 0 cancel, 13 by 14 into 1000. So it comes around, if you solve this na, it comes around 928 kg meter का kg per meter cube. So my answer would be nearly 928 kg per meter cube. चलेगा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं.